26 अक्टूबर 1947 की बात है। पाकिस्तान से कश्मीर में भेजे गए इन्वेडर्स बारामुल्ला तक पहुंच चुके थे और उस दिन बारामुल्ला में उन्होंने एक ही दिन में लगभग 11,000 लोगों का कत्ल किया। 22 अक्टूबर को जब वो पाकिस्तान से भारत में घुसे थे तब उनका मकसद था किसी भी तरह पूरा कश्मीर पाकिस्तान में मर्ज करने का। लेकिन 26 अक्टूबर तक बारामुल्ला में आते आते वो लूटपाट करने लगे और हजारों की संख्या में लोगों को मारने लगे। कश्मीर के जो राजा थे महाराजा हरि सिंह, उन्हें जब पता चला कि इन्वेडर्स बारामुल्ला तक पहुंच चुके हैं जो श्रीनगर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है, तो वो जम्मू भाग जाते हैं। अब वो तो सुरक्षित थे, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि उन इन्वेडर्स को कैसे रोका जाए। उनके पास खुद की भी अपनी कोई आर्मी नहीं थी और इंडियन आर्मी भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब सभी प्रिंसली स्टेट के पास 3 ऑप्शन थे। नंबर 1, या तो पाकिस्तान में मर्ज हो जाए, सेकंड या फिर इंडिया में मर्ज हो जाए, और लास्ट ऑप्शन था वो खुद इंडिपेंडेंट रहे। अब 15 अगस्त को 560 प्रिंसली स्टेट इंडिया में मर्ज हो गए, लेकिन जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद इन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया। अब जम्मू एंड कश्मीर इंडिपेंडेंट था, इसलिए इंडिया उन्हें ऑफिशियली आर्मी भेज के मदद नहीं कर सकती थी और महाराजा हरि सिंह के पास इतनी आर्मी भी नहीं थी कि वो खुद जम्मू एंड कश्मीर का प्रोटेक्शन कर सके। इसलिए महाराजा हरि सिंह ने उन इन्वेडर्स को रोकने के लिए इंडियन आर्मी की मदद लेनी चाहिए। लेकिन हमारे तब के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन का कहना था कि जब तक महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन नहीं कर देते और ऑफिशियली इंडिया में मर्ज नहीं हो जाते, तब तक इंडिया कोई एक्शन नहीं लेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की कंडीशन महाराजा हरि सिंह के सामने लॉर्ड माउंटबेटन ने रखी थी, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यहाँ पे कई बार हमें कंफ्यूजन होता है। अब अगर उन घुसखोरों को जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेड करने से रोकना है तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करने के सिवाय महाराजा हरि सिंह के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उसी दिन 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करते हैं और उसके अगले ही दिन यानी 27 अक्टूबर को हमारी इंडियन आर्मी की पहली टुकड़ी उन कबालियों को उखाड़ फेंकने के लिए श्रीनगर लैंड करती है। तब सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी के शौर्य के कारण कश्मीरी जिंदा रहे, इसलिए हम हर साल 27 अक्टूबर को शौर्य दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इस साल का जब शौर्य दिवस सेलिब्रेट किया गया तब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया कि आज भी पाकिस्तान और चाइना ने हमारा जो पोर्शन इलीगली ऑक्युपाई करके रखा है वो डेफिनेटली इंडिया वापस लाएगा। और दोस्तों इस स्टेटमेंट की वजह से चाइना और पाकिस्तान में एक पैनिक बटन तो डेफिनेटली ट्रिगर हो चुका है। अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत पाकिस्तान इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर और चाइना इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर को फिर से इंडिया में वापस ला सकता है? आखिर वो कौन से रीजंस है जिनकी वजह से हम आज तक इन एरिया को रिक्लेम नहीं कर पाए, और अगर हमने किसी भी तरह पीओके को रिक्लेम कर दिया तो हमें कौन से एडवांटेजेस और कौन से डिसएडवांटेजेस का सामना करना पड़ सकता है? नमस्कार, मैं मोहित, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आज तक हमने पाकिस्तान से 4 बार वॉर लड़े हैं और चारों बार भारत की जीत हुई है। उसके बाद भी अगर कोई वॉर होता तो डेफिनेटली इंडिया की ही जीत होती। लेकिन 1999 के हमारे कारगिल वॉर के जीत के बाद पाकिस्तान ये समझ चुका था कि इंडिया को हराना इम्पॉसिबल है, इसलिए पाकिस्तानी मिलिट्री ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स ये डॉक्ट्रिन अपनाती है। अब दोस्तों ये डॉक्ट्रिन क्या है, इसमें पाकिस्तान का क्या मकसद है, वो किस तरह से इंडिया को हराना चाहते हैं, ये तो पूरा अलग टॉपिक हो जाएगा। ये पूरा टॉपिक किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये समझते हैं कि 4 बार वॉर होने के बावजूद
एक भी बार इंडिया ने पीओके को रिकैप्चर करने की क्यों कोशिश नहीं की? आखिर हमारी क्या मजबूरी थी कि हम पीओके को रिकैप्चर नहीं कर पाए? तो दोस्तों, इसके पीछे के रीजंस स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक इलीगल बाउंड्री एग्रीमेंट किया था, जिसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने हमारी शस्कम वैली चाइना को भेंट दे दी। दोस्तों, ये एरिया नियर अबाउट 5163 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट दिया है। यह तो ऐसी बात हुई कि एक चोर अपनी लूट दूसरे चोर को गिफ्ट दे दे, ताकि वो दोनों चोर मिलके फिर जिसकी लूट है, जो उसका हकदार है, उससे मिलके लड़ सके। खैर दोस्तों, अब जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन सच्चाई यही है कि आज इंडिया का वो पार्ट चीन के पास है। और अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज़ भी आ रही थी, शायद आपने पढ़ी होगी, कि चाइना अभी उसी शासगम वैली में लगभग 70 किलोमीटर का एक रोड बना रहा है, जो काराकोरम हाईवे को डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और काराकोरम हाईवे ये हार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो पाकिस्तान इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजरता है। और इसी कॉरिडोर की वजह से चाइना को बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस मिलता है पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी में। इसलिए पीओके को कैप्चर करने के लिए अगर हमने इंडिपेंडेंटली कोई वॉर फ्रंट खोला, तो हमें चाइना और पाकिस्तान के साथ एक साथ फाइट करनी होगी। हमें चाइना और पाकिस्तान का अग्रेशन एक साथ फेस करना होगा। लेकिन पाकिस्तान अगर इंडिपेंडेंटली कोई वॉर फ्रंट खोलता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर कोई डायरेक्ट फाइट होती है, तो हमारे लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी पीओके को फिर से हासिल करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, हमें एक बात ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि तीनों न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो अगर डिस्प्यूट होता है तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर थ्रेट भी बढ़ सकता है। और पर्टिकुलरली पाकिस्तान की अगर बात की जाए, तो वहाँ के डिप्लोमेट्स हमेशा से ही ये साबित करते आए हैं कि उनके पास कोई इंटरनेशनल फर्म पॉलिसी नहीं है। उनका खुद का ओपिनियन कोई मैटर नहीं करता, वो वही करते हैं जो बाकी देश उनसे करवाना चाहते हैं। इसलिए कई बार वहाँ के बड़े थिंक टैंक्स और प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया को न्यूक्लियर थ्रेट दिखाते हैं। 2019 में ऐसे कई ओकेजन्स हमें दिखे जब वहाँ के तब के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इंडिया के साथ न्यूक्लियर वॉर की भाषा बोल रहे थे। This is one of the most critical times. There will be a reaction to this. Pakistan will be blamed. Two nuclear armed countries will come face to face like we came in February. And before we head in that direction, the United Nations has a responsibility. इसलिए पीओके को लेकर कोई भी फर्म स्टेप लेने से पहले इन पॉइंट्स को भी कंसिडर करना जरूरी है। अब दोस्तों, इसके अलावा पीओके को अगर हासिल करना है, तो हमारे सामने सबसे जरूरी और सबसे क्रूशियल पॉइंट है वहां के लोगों का सपोर्ट। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया लगभग 73,000 स्क्वायर किलोमीटर आता है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 50 लाख लोग रहते हैं। और अब अगर वो पार्ट इंडिया में मर्ज करना है, तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है उन 50 लाख लोगों का इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट। वैसे इंक्लूडिंग पीओके पूरे जम्मू एंड कश्मीर एरिया को अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए हमने अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हम डायरेक्टली उस एरिया में इंप्लीमेंट कर सके। लेकिन हम पीसफुली तभी उस एरिया को मर्ज कर पाएंगे जब वहां के लोगों का हमें सपोर्ट मिले। डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन से हमें हार्डली एक दिन लगेगा पूरा पीओके कैप्चर करने में, लेकिन उसमें हजारों लोगों की जानें जाएंगी जिनका कोई भी कसूर नहीं है। मार्च 2014 में जिस तरह से रशिया ने यूक्रेन से क्रीमिया एनेक्स किया था, तब जिस तरह के हालात हुए थे, वो हालात होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। मिलिट्री ऑप्शन ये हमेशा से ही हमारे लिए लास्ट ऑप्शन रहा है। सबसे पहले हमें ज़रूरत है वहाँ के लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने की, और दोस्तों ये प्रोसेस ग्रेजुअली आगे भी बढ़ रही है। अब अगर हम सिर्फ वहाँ के लोगों का सपोर्ट पाने की कोशिश करेंगे, तो पीओके तो इंडिया में मर्ज होने से रहा, क्योंकि पाकिस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कभी भी रुकने वाली नहीं है। वो कोई मौका नहीं छोड़ते वहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश करने का। इनफैक्ट वो पीओके लाइन क्रॉस करके डायरेक्ट इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करते हैं, और डे बाय डे एडवांस टेक्नोलॉजीज का भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ पूरी करने के लिए। पाकिस्तान से वेपन्स, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट फ़ोन, फेक करेंसी, ग्रेनेड्स इंडिया में डायरेक्ट ड्रॉप किए जाते हैं ड्रोन्स के थ्रू, जो इंडिया के लिए बहुत ही थ्रेटनिंग है।
अब दोस्तों इस पूरे डिस्कशन से हमें यह ध्यान में आता है कि अगर हमें पीओके को रिकैप्चर करना है, जो हम डेफिनेटली करेंगे, तो हम ना ही डायरेक्ट वॉर को प्रेफरेंस दे सकते हैं और ना ही सिर्फ सॉफ्ट पावर पर डिपेंड रह सकते हैं। और ऐसे में वहां के लोगों की अच्छी डेवलपमेंट और साथ ही साथ आतंकवादियों का खात्मा अगर हमें एक साथ करना है, तो जैसा कि हमें गौतम बुद्ध ने एक मिडल पाथ का रास्ता बताया था, ठीक उसी तरह हमने यहाँ पे एक मिडल पाथ चूज किया है, वो है सर्जिकल स्ट्राइक। जब भी उनकी एक्टिविटीज किसी रीजन में बढ़ती है, जब भी हमें उनके कैंप्स लगे दिखते हैं, तब तब उन्हें हम जड़ से उखाड़ फेंकते हैं और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। वैसे दोस्तों इंडिया ने एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च की थी दिसंबर 1971 में, जिसमें सिर्फ 2 घंटे में इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को आग लगा दी थी। यह बहुत ही सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक थी। इसी सर्जिकल स्ट्राइक के ऑनर में हम हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों ये ऑपरेशन बहुत ही थ्रिलर था। ऑपरेशन की स्टेप बाय स्टेप जर्नी मैंने मेरे इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से डिपिक्ट की है। आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो टू एक्सपीरियंस द रियल थ्रिल ऑफ इंडियन नेवी। इस वीडियो की लिंक आपको कमेंट में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, आप वो वहां से देख सकते हो। वैसे दोस्तों अगर हमें पीओके को हासिल करना है तो हमारे पास और भी कई रास्ते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमीज है, जैसे यूएस, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इंक्लूडिंग चाइना, इन सभी के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करें और खुद की इकोनॉमी स्ट्रांग करें, ताकि इन सभी के साथ अच्छे खासे डिप्लोमेटिक टाइज हम तैयार कर सके। इसी के साथ जो इंटेलेक्चुअल डिसीजन मेकिंग वर्ल्ड बॉडीज है, फॉर एग्जांपल यूएन, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, इन सभी बॉडीज में हमारी की पोजीशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल कुछ भी डेवलपमेंट अगर होती है तो डायरेक्टली यही बॉडीज होगी जो ये तय करेगी कि इंडिया का स्टैंड क्या रहेगा। वैसे दोस्तों अगर पीओके इंडिया के कंट्रोल में आता है तो इंडिया अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट हो जाएगा और हम हमारा ट्रेड रूट फिर यूरोप, रशिया, सेंट्रल एशिया तक एक्सपांड कर सकते हैं, जो फिलहाल पाकिस्तान की वजह से ट्रबल में है। पीओके से गुजरने वाला चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिससे चाइना और पाकिस्तान का कनेक्शन टूट जाएगा और चाइना पाकिस्तान नेक्सस पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, हमारा इतने सालों से चल रहा कश्मीर इश्यू सॉल्व हो जाएगा और टेररिज्म पूरी तरह खत्म हो जाएगा, जिससे हम पूरा फोकस वहां की डेवलपमेंट पर दे पाएंगे। खैर दोस्तों आगे देखा जाएगा कि क्या डेवलपमेंट्स होती है। आज के इस एनालिसिस में क्या क्या टॉपिक्स डिबेटेबल है और आपका क्या ओपिनियन है पीओके को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। जय हिंद। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up.